आज मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी खुद से भी अपने आप से पूछा हो। अगर नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोग्रेस इनएविटेबल है टाइम के साथ साथ? क्या प्रोग्रेस लीनियर ही चलती है या ये रिवर्स भी हो सकती है? क्या प्रोग्रेस गारंटीड है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रेस ही होगी, डेवलपमेंट ही होगी, हालात बेहतर ही होंगे टाइम के साथ साथ? क्या ये चीज़ गारंटीड है? मैं इस आइडिया पे थोड़ा सा अलूड करना चाह रहा था कल भी, और ये कल वाले आइडिया की ही एक डिफरेंट टाइप की कंटिन्यूएशन है, या फिर उसका एक सबसेक्ट मान लो, सब पॉइंट मान लो। और वो पॉइंट ये है कि क्या जस्ट बिकॉज वक्त पास हो रहा है तो प्रोग्रेस होगी ही? क्या ये बात की एश्योरिटी है एज अ सोसाइटी, एज ए कंट्री? मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत से लोगों का ये कहना था इस इलेक्शन से पहले, जब सरकार ने अपने इकोनॉमिक दावे किए कि हमने इतने इकोनॉमी को यहाँ ले आए, इतने ट्रिलियन का बना दिया। कुछ हद तक मैं भी उस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि इसमें बीजेपी का क्या कमाल है। ये तो वैसे भी होना ही था, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो इकोनॉमी हमारी ऑटोमेटिकली बड़ी होनी ही चाहिए। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। प्रोग्रेस होने के लिए प्रोग्रेस के इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लीडरशिप और कंट्री का विजन और आइडिया है, वो चाहिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि प्रोग्रेस गारंटीड नहीं है, प्रोग्रेस ही नेचुरल ऑर्डर नहीं है, एश्योर्ड नहीं है। इनफैक्ट नेचुरल ऑर्डर, अगर आप कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस ना करो सिस्टम में, तो डिके है। उसको एंट्रोपी भी कहते हैं। फिज़िक्स में एक सब्जेक्ट होता है थर्मोडाइनमिक्स, उसका एक सेकंड लॉ भी है कि अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल बिना किसी इफ़ेक्ट के छोड़ देते हो तो वो डीकम्पोज होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली एंट्रोपी जो है वो नेचुरल ऑर्डर है। एंट्रोपी का मतलब होता है चीज़ डिके हो जाती है। कभी एक नई साइकिल खरीदो या कार, जो भी आपको मन है, उसको कभी यूज़ मत करो। 10 साल बाद आके देखोगे तो वो शायद गार्बेज भी के भी काबिल ना हो। तो अगर हम समाज या कंट्री पे ये रूल अप्लाई करके देखें तो अगर हमें ढंग के लीडर नहीं मिलते हर क्षेत्र में, पॉलिटिक्स हो सकती है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स ही है, जो कि हमें पॉलिटिकल लीडर, कंट्री का जो लीडर है वो चाहिए। और उसके अलावा सिनेमा हो गया, आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, सोसाइटी हो गई अपने आप में, रिलीजन हो गया, स्पिरिचुअलिटी, इन सब ही चीज़ों में हमें अच्छे लीडर्स की कंटिन्यूअस ज़रूरत है। और मुझे पता है कि ये कोई बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ब्रेकिंग न्यूज़ की बात वैसे है भी नहीं है, लेकिन ये समझने वाली एक बात है, ये अंडरस्टैंडिंग बिठाने वाली एक बात है अपने अपने अंदर की। चीज़ें जस्ट समय के साथ अपने आप ठीक नहीं हो जाती, चीज़ें समय के साथ ख़राब हो सकती हैं। हमें कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है चीज़ें बेटर हों इसके लिए। इसके एग्जांपल्स हम दुनिया में देख सकते हैं। ईरान आज से 79 में उनका जो आया है, वट एवर जो भी उसको वो रेवोल्यूशन कहते हैं, पता नहीं दुनिया उसे क्या कहेगी, वो उससे पहले, रेवोल्यूशन से पहले वो कंट्री एक डिसेंट कंट्री थी। आज के भी टाइम पे वैसे ओवरऑल बहुत बेकार वहाँ पे रहने के हिसाब से हालात नहीं है, अगर फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वैसे वो कंट्री, वो भी अभी भी डिसेंट ही हालात हैं उनके। लेकिन ऑपरेशन थॉट पे और वे ऑफ लाइफ पे इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट अनलिवेबल है वो नॉर्थ कोरिया की तरह ही। 40 साल से वो नीचे ही जा रहा है, डिग्रेड ही हो रहा है बेसिकली। तो 40 साल पहले अच्छे हालात थे ना वहाँ, सेम विद अफ़गानिस्तान। 40-50 साल पहले वो कंट्री एक ज़्यादा बेहतर हालात में थी जो वहाँ के आज हालात हैं। और ऐसे आपको बथेरी कंट्रीज़ मिल जाएंगी, वेनेजुएला मिल जाएगा,
30-40 साल पहले बहुत बढ़िया हालात में थे, 90s से पहले। ह्यूगो चावेज़, क्या ये शायद नाम था उसके लीडर का, जो अभी करंट लीडर है, इससे पहले वाला मडूरो है अभी, निकोलस मडूरो, इससे पहले ह्यूगो चावेज़ था, उससे पहले 90s में आया था वो। उससे पहले वेनेजुएला बहुत अच्छे हालात में था। पता नहीं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, वेनेजुएला के पास दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा ऑयल है उनके पास, और यूएस की मार्केट उनके सामने है, पड़ोस में ब्राज़ील की भी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। नेचुरल रिसोर्स मैटर नहीं करते, आपकी पहले की दौलत आपने कितनी कमाई हुई है मैटर नहीं करती, आपके लीडर करंट टाइम में क्या एक्शन ले रहे हैं ये मैटर करते हैं। दुबई से बहुत ज़्यादा ऑयल है वेनेजुएला के पास, दुबई से बहुत ज़्यादा ऑयल एक्चुअली ईरान के पास भी है, हालात ख़राब है। दुबई के पास एक्चुअली इतना ऑयल है भी नहीं, ज़्यादातर उनके जो ऑयल रिसोर्स हैं वो अबू धाबी के पास है, जो एक दूसरी एमिरेट है यूएई के अंदर। ओमान एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ के लीडर्स ने डिसेंट फैसले लिए तो वो कंट्री ओवरऑल ठीक ठाक चल रही है। ओमान में कोई बहुत बड़े लार्ज रिजर्व्स नहीं है, उनके पास है ऑयल गैस, बट मेजॉरिटी उनकी मैनेजमेंट है वो अच्छी है। इसके अलावा अर्जेंटीना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो कि हर तरीके से आप सोच सको उस तरीके के रिसोर्स से वो संपन्न है, जिसे कहते हैं। वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यूरोपियन डिसेंट की है, तो उसका कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि वहाँ एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर की जो एक इनहेरेंट उस टाइप की जो कंट्रीज़ होती हैं जो एक इस तरीके के बैकग्राउंड से आती हैं जहाँ ट्राइबलिज्म ज़्यादा रहा हो। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो, जॉर्जिया एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, जॉर्जिया एक सही एग्जांपल नहीं होगा इसका, क्योंकि जॉर्जिया का भी एक प्रॉपर हिस्टोरिकल पास्ट है। सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ ले लो, जैसे निकारागुआ, ठीक है, या फिर कोई भी और, एल साल्वाडोर। ये कंट्रीज़ बेसिकली 200, 300, 400, 500 साल पहले तक टोटली ट्राइबल्स थे ये लोग। इनके यहाँ जो भी आप सिविलाइजेशन देख रहे हो, अगेन इनकी खुद की एक कल्चर होगा, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, बट वो एक मॉडर्न सिविलाइजेशन के एट पार नहीं था। मॉडर्न सिविलाइजेशन इनके पास यूरोप से आई है लास्ट 500 सालों में। तो जो इनके इंस्टिंक्ट हैं क्राइम और फ्रीडम और अंडर द लॉ रहने को लेके, वो अभी भी, और मेरी बात बहुत हो सकता है पीसी ना हो, पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात हो मेरी, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंड करना है किसी चीज़ को, तो अगर कोई उसके पीछे हार्ड फैक्ट्स हैं तो वो भी आपको बोलने पड़ेंगे, और सच बोलने में कोई इतनी दर्द होना नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ एटीट्यूड होना चाहिए। तो इन कंट्रीज़ में आपको दुनिया के हाईएस्ट होमिसाइड रेट्स मिलेंगे, जहाँ पे लोगों का कत्ल हो जाता है, हाईएस्ट। छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ये, 1-1 करोड़ की पॉपुलेशन भी नहीं है इनकी, लेकिन यहाँ पे इंडिया की का जो होमिसाइड रेट है उससे भी ऊपर आपको हाई मतलब मिलेंगे, जो कि अपने आप में बहुत एक्सट्रीम बात है। एल साल्वाडोर में कुछ टाइम पहले एक नया लीडर आया, उसका नाम समथिंग नाइब बुकेले नाम शायद है उसका, अरब और लेबनीज़ ओरिजिन का है शायद, बट काफ़ी सारे लेबनीज़ लोग लैटिन अमेरिका में मूव हो गए थे पिछले 100-200 सालों में। तो वो बंदा जब से लीडर बना, उसने वहाँ पर गैंग्स को राउंड अप करना शुरू किया है, लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना शुरू किया है, बट अभी भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है वहाँ। लोग बढ़ा के बातें बताते हैं, बट हालात बहुत अच्छे नहीं है वहाँ। सबसे ज़्यादा बुरा हाल आई थिंक उन सारी कंट्रीज़ में निकरागुआ का है, जो कि एक बेसिकली कम्युनिस्ट सपोर्टिंग, कम्युनिस्ट सेमी कम्युनिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप रन कंट्री है। तो बहुत होता है भाई इधर। मैक्सिको में देख लो, मैक्सिको तो फिर भी अच्छा खासा पैसा वैसा ठीक है, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा उनका जीडीपी पर कैपिटा हो गया, यूएसए से बहुत सारा बिजनेस आता है वहाँ, बहुत सारी ट्रेड होती है अक्रॉस द बॉर्डर, लेकिन वहाँ भी क्रेज़ी लेवल का क्राइम है। वहाँ भी जिस लेवल की लॉलेसनेस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो रीजन है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसे कहते हैं, और जो उसके अफ़गानिस्तान के साइड का एरिया लगता है, वो वाले प्रोविंसेस, वो वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं ना, वैसे लॉ एंड ऑर्डर के हालात मैक्सिको के भी बहुत सारे एरियाज़ में उसी लेवल का क्राइम एग्जिस्ट करता है। वहाँ कोकेन फ्यूल्ड है, या फिर कोकेन की सप्लाई फ्यूल्ड है, या फिर अब तो बहुत सारे डिफरेंट में, अब यहाँ हीरोइन है, बस ये फ़र्क है। ड्रग से ही फाइनेंस भी होता है बेसिकली वो सब। तो
मैक्सिको आज़ाद हुए स्पेन से लगभग 200 साल हो चुके हैं, लगभग होने वाले होंगे, कुछ 20-25 साल में 200 साल हो जाएंगे उनको। ठीक ठाक ठीक ठाक अमीर कंट्री थी, वहाँ पे गोल्ड के बड़े बड़े माइंस थे, अभी भी वहाँ पे बहुत तरीके के तेल निकलता है मैक्सिको में। मैक्सिको एक्चुअली ऑयल एक्सपोर्टर है बाय द वे, अगर नहीं पता। बहुत तरीके के वहाँ पे चीज़ें निकलती हैं, बहुत ही फर्टाइल किस्म की लैंड है उनकी। तो हर तरीके से संपन्न नहीं है देश, ये जितने भी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। और पर इन सब के साथ एक कमी रही है, इन सब के साथ कमी ये रही है कि एक जो कल्चरली, मैक्सिको एग्जाम्पशन हो सकती है उसकी, एक जो कल्चर और लॉ एंड ऑर्डर का जो एक सिविलाइजेशनल फ्लो चलता आ रहा है ना, वो नहीं था इनके वहाँ सेंट्रल अमेरिका में। अर्जेंटीना में एक्चुअली उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अर्जेंटीना में जो नेटिव पॉपुलेशन है ना, जिनको नेटिव अमेरिकन कहा जाता है, वो बहुत कम है, ट्राइब्स बहुत कम है। वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन डायरेक्ट डिसेंडेंट है यूरोपियंस की, जैसे कि इटालियन, स्पेनिश। इटालियन बहुत बड़ी ज़्यादा संख्या में है अर्जेंटीना में। स्पेनिश हो गए, वो हैं बड़ी संख्या में। लैंग्वेज हालांकि स्पेनिश ही है वहाँ की भी। तो अर्जेंटीना, और वो उसको भी लगभग 200 साल से ज़्यादा हो गए हैं आज़ाद हुए हुए। तो वो बहुत ही, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो यूएसए के लेवल पे माना जाता था अप अनटिल 1920-1930s। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक तो गवर्नमेंट के खर्चे जो कंट्रोल नहीं किए, उसके साथ साथ दे इसके ऊपर सब्सिडी दे, पूरी ज़िंदगी की सब्सिडी, मतलब पूरी ज़िंदगी सब्सिडाइज़ की हुई है लोगों की, ठीक है। और वहाँ क्या नहीं होता, फूड वहाँ नहीं होता, मिनरल्स वहाँ नहीं है, खेती नहीं होती वहाँ। वहाँ पे मतलब मीट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन में शायद नंबर 1 है पूरी दुनिया में, या टॉप 3 में रहता है हमेशा। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उनका जो, मुझे पता है बीफ एक इंडिया में बड़ी नेगेटिव चीज़ मानी जाती है, लेकिन बाकी की दुनिया खा रही है भाई, तो एक बड़ा ही लुक्रेटिव प्रोडक्ट है वो, लुक्रेटिव बिजनेस है। तो अर्जेंटीना उसमें ऑलमोस्ट वो नंबर 1 पे रहता है, और उनका बड़ा हाई क्वालिटी का माना जाता है। इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं। तो बुरे नियम, बुरे लॉज, बुरे सिस्टम के वजह से वो लोग, दुनिया की शायद ऐसी कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा बार बैंकरप्ट हो चुकी है। आईएमएफ के बाद शायद सबसे ज़्यादा रिकवरी लोन लेने के लिए उनको ही जाना पड़ा है। पाकिस्तान भी नहीं है उसमें पहले नंबर पे। तो पूरी तरीके से आज भी टोटल बैंकरप्सी के बॉर्डर पे खड़े हैं आज भी। क्यों? कोई ऐसा नहीं है कि भाई भूखे मर रहे हैं लोग, ये वो, बैड पॉलिसीज़। तो ये सब कहानी सारी सुनाने का बेसिकली मतलब ये है, कोरिया देख लो यार, कोरिया साउथ और नॉर्थ एग्जैक्टली सेम जगह है, सेम लोग, सेम जगह, ऑलमोस्ट सेम मौसम। चलो नॉर्थ थोड़ा ज़्यादा ठंडा होगा, बट ऑलमोस्ट सेम मौसम, एक पेनिनसुला के अंदर है। नॉर्थ कोरिया को भी ओशन लगता है दोनों साइड से, साउथ के तो शायद तीनों तरफ ही ओशन है, एक तरफ नॉर्थ कोरिया। तो क्यों नॉर्थ कोरिया में, अगर आप देखो, कुछ पढ़ो उनके बारे में, जानना चाहो, हालांकि बहुत खबर बाहर नहीं आती, बट जितना पता है उन लोगों के बारे में, कि वहाँ अक्सर भुखमरी के हालात होते हैं। और साउथ कोरिया दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है। बैक वाटर माना जाता था उसे, मतलब कीचड़ का एक दलदली जगह, गरीब लोगों का। 1950 की बात कर, 1950s में तो कोरियन वॉर चल रही थी, बुरे हाल। और आज वो, उनकी कंपनी सैमसंग, पूरी दुनिया उनके फ़ोन यूज़ करती है, पूरी दुनिया उनकी गाड़ियाँ चलाती हैं। हुंडई, कौन सी दूसरी के से नाम है, किया, उनकी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। हुंडई की वैसे तो गाड़ियाँ ही आती हैं सिर्फ इंडिया में, बट हुंडई और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। सैमसंग भी सिर्फ फ़ोन नहीं बनाता, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ में उनका बहुत बड़ा हाथ है। चिप टेक्नोलॉजीज़ के वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स में से एक है सैमसंग। कोरिया का ज़्यादा नाम नहीं आता, बट चिप टेक्नोलॉजी में कोरिया ही बहुत आगे है। तो सिर्फ थोड़ा सा पॉलिसी का फ़र्क है, एक डिफरेंट पॉलिसी से ऊपर वाली नॉर्थ कंट्री चल रही है, साउथ वाली डिफरेंट पॉलिसी चल रही है। तो ये सारी कहानी सुनाने का मतलब ये है कि पॉलिसीज़ और लीडर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और ये मैटर, ये नहीं कि एक बारी गेम सेट हो गई तो अब सब कुछ सही चलेगा, ऐसा नहीं होता।
बनी बनाई खेल, बना बनाया खेल और बनी बनाई तरक्की रिवर्स होके भी बर्बादी में जा सकती है, ये भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है। और ये सारी बात आज कहने का मतलब ये है, एक तो मतलब ये है कि यार ये अंडरस्टैंडिंग बने कि भाई ऐसा नहीं है, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए हमें अपनी तरक्की को या डेवलपमेंट को, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों को एक्चुअली अवेयर होना चाहिए। जस्ट बिकॉज राहुल गांधी अच्छा दिखता है, ठीक है, और वो अच्छा लीडर भी होगा, ऐसा नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी कंट्री को सेफ रखना चाहते हो, प्रॉस्पेरस रखना चाहते हो, या बनना चाहते हो कि ये प्रॉस्पेरस बने, आप चाहते हो कि आपके पास, क्योंकि हम बेसिकली भारत में वो लोग जो आम आदमी हैं, जो बेसिक मिडिल क्लास बंदा है, जिसके पास करोड़ों रुपए की सेविंग नहीं है, वो इंसान एक्चुअली, पता नहीं है आप में से कितने लोगों ने बाहर जाने की कोशिश की है, बट एक आम हिंदुस्तानी के लिए पूरी दुनिया एक्सेसिबल नहीं है। ऐसा भी एक सिस्टम है। उसका रीज़न ये है कि जो बड़ी अमीर देश हैं, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऐसे देशों में आप जा ही नहीं सकते, घूमने के लिए भी नहीं जा सकते। उसका रीज़न ये है कि आपको वो वीज़ा नहीं देंगे। और उसका रीज़न ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ गरीबी हैं या मिडिल क्लास हैं इस वजह से नहीं देंगे। कोरिया का एक मिडिल क्लास या गरीब इंसान भी सिर्फ पासपोर्ट बनवा ले तो जा सकता है इन सारी जगहों पे, हम नहीं जा सकते। हमारे यहाँ का थोड़ा ठीक ठाक घर का इंसान भी नहीं जा सकता। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, और उसके ऊपर शायद एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, कि एक ये कपल होता है, हस्बैंड वाइफ, एक छोटा बेटा आई थिंक या बेटी, टॉडलर या बेबी लेवल की, और 2 या 3 साल की बेटी, जो भी है जेंडर उनका बच्चों का, वो जाते हैं कनाडा और वहाँ से इलीगली यूएस बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे इन द मिडल ऑफ विंटर, मैनिटोबा और नॉर्थ डकोटा के बॉर्डर पे। नॉर्थ डकोटा यूएसए में और मैनिटोबा कनाडा में। सर्दियों में वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर -40, -35, -30 ऐसे रहता है। वहाँ पे वो क्रॉस कर रहे थे बॉर्डर, विंटर स्टॉर्म में फंस गए और उनकी फिर जमी हुई बॉडीज़ मिली। सोच के देखो, आप में से जो भी व्यक्ति जिसकी कोई शादी हो रखी है, कोई बच्चे हैं, सोच के देखना ये बात कि वो सिर्फ यूएस से जाना चाह रहे थे। हालांकि उनका मोटिव ये था कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ और मतलब वहीं रहने लग जाएंगे इलीगली, बेसिकली बॉर्डर क्रॉस करके, बट वो वीज़ा लेके नहीं जा पाए। ये काम वो वीज़ा लेके जाके भी रुक सकते थे ना, बट वो नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिला। क्योंकि हमारे देश में, और वो हस्बैंड था आई थिंक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था, उनके पास ठीक ठाक ज़मीन, प्रॉपर्टी, सब कुछ है। आई थिंक गुजरात की फैमिली थी वो, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा, इंडियन फैमिली caught in snowstorm died whatever crossing the US border, ऐसे करके आप लिखोगे आपको मिल जाएगा। तो वो लोग मर गए एक वीज़ा के अभाव में। मान लो वीज़ा होता, हम ऐसा होता कि हमारे लिए यूएस की एंट्री होती, हर किसी के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती हमें वीज़ा की, वो लोग एटलीस्ट इलीगल हो जाते, वहाँ डिपोर्ट हो जाते, एक अलग बात है। वो लोग एक बॉर्डर के बीच में, पता नहीं खेतों में, खलिहान बिहाबान में, बर्फ़ के नीचे दब के तो नहीं मर जाते ना। और वो जैसा कि मैंने बताया, उनके वो अच्छे खासी लैंड थी उनके पास, फैमिली की, गवर्नमेंट जॉब थी टीचर की, जो हस्बैंड था उसके पास, वाइफ आई थिंक होम मेकर थी। तो दे वर डूइंग प्रिटी वेल फाइनेंशियली। They decided to go to the US and settle there just because other people around them were doing it. So it is just like following others. That's the only reason. They didn't have any financial struggles or any burden that they had to unload just by going there. तो एक तो ये देखो कि ये कौन सा दिमाग के अंदर फितूर होगा कि यार मैंने वहाँ जाके रहना है इलीगल, जबकि मेरा सब कुछ यहाँ सेट है। वो तो जो बेवकूफ़ी है, वो बच्चों ने तो हानि की थी ना। वो जो 1 साल से भी कम का जो टॉडलर लड़का था, वो तो बेचारा स्नो स्टॉर्म में पैदा हुआ और बेचारा मर गया, उसको तो चॉइस ही नहीं मिली ज़िंदगी में। वो 2-3 साल की जो उनकी लड़की रही होगी, वो मर गई बेचारी जम के।
तो सॉरी मेरे थोड़ी सर्दी है शायद, तो उसकी वजह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकल रही हैं। बट उनकी जान ये बेवकूफ़ी करने की भी उन्हें शायद सहूलियत मिल जाती है अगर उनके पास यूएसए का एक्सेस होता है एज एन इंडियन सिटीज़न, और उनको एटलीस्ट मरना नहीं पड़ता। भगा देते वो वहाँ से, वो बात अलग है, डिपोर्ट कर देते, पैसों का नुकसान हो जाता, वो बात अलग है, लेकिन उन्हें मरना नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हम कोई फ्री भी नहीं है, और वो इंसान फ्री नहीं जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है। हाँ, जो लोग बहुत बेहतर हैं, जिनके पास करोड़ों के घर हैं, करोड़ों की सेविंग्स हैं, उनको मिल जाता है जहाँ मर्जी का वीज़ा उनको चाहिए होता है, अगर उनका कोई क्राइम रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं है तो। लेकिन वेल टू डू लोगों की बात हो रही है, अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर के लोगों की बात हो रही है। बट इवन मिडिल क्लास लोगों के लिए मुश्किल है दुनिया के वेस्ट की कंट्रीज़ में जस्ट विजिटर घूमने के लिए जाना। और आप पता कर लेना उन लोगों से जो जाना चाहते हो या जाते आते रहते हो, उनको भी पता ही होगा। तो हम हमारे अंदर इस तरीके की भी अभी फ्रीडम्स नहीं मिली हैं हमें। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जितनी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हमने की है उसकी हम बड़ी, जैसे कहते हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए। और हम, जैसा कि मैं कह रहा था, ग्रांटेड हम नहीं ले सकते इस चीज़ को, और हमें इन्फॉर्म्ड रहना होगा, और हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें ठीक से करना होगा कि भाई कौन बन रहा है लीडर यार। एक फैमिली के बेस पे तो नहीं हम वोट दे दे रहे कि ये फैमिली, बल्कि नहीं देना चाहिए ना कि उनकी फैमिली ने पहले कुछ नहीं किया था। मतलब आप सोच के देखो कि जिस व्यक्ति की फैमिली 50 साल इस देश को ठीक नहीं कर पाई, वो व्यक्ति किस कॉन्फिडेंस से आके वोट मांग, मतलब कैसे गॉल पैदा कर सकता है अपने अंदर इतना कि आके वोट मांग ले। और मैं ये नहीं कह रहा भाई बीजेपी ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही लो बार सेट कर रहे हैं। वो भी लो बार है जिसके ऊपर वो क्लियर हो जाते हैं। लो बार ये है कि भाई तुम कांग्रेस नहीं हो, एटलीस्ट तुम राहुल गांधी नहीं हो। तो मैं कहूँगा कि आप लोग सब कुछ देखिए अपने अराउंड, पूरी न्यूज़ पढ़िए, चीज़ों से अवेयर रहिए, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है कि अरे यार जो आएगा देखा जाएगा, सब तो चोर हैं ये वो, ऐसा नहीं होता दोस्त। 0.0%, 0.01% का भी मार्जिन हो ना, तो वो मार्जिन लॉन्ग रन में जाके बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और वो एक कम चोर एक ज़्यादा चोर से बेटर होगा। और हालांकि मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, राहुल गांधी को भी नहीं कह रहा, ना बीजेपी को कह रहा हूँ, ना मोदी को कह रहा हूँ, बट पॉलिसीज़ उनकी देखना बहुत ज़रूरी है एज अ सिटीज़न। और एज अगर आपकी फैमिली भी है ना, फैमिली मैन भी है, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस ये मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था। थैंक्स।